जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रमुख अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट होगी हमारी एमआरएफए से संबंधित, दूसरी रिपोर्ट होगी काफी इंटरेस्टिंग है जो कि भारतीय थल सेना से संबंधित है। पहले हम बात करते हैं एमआरएफए के बारे में। दोस्तों, एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के हम सब ये जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को स्किप नहीं करना चाहती, और जिस प्रकार के चरणबद्ध डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं उससे कहीं ना कहीं अब ये आसार लग रहे हैं कि जो चीज़ हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में डिस्कस करी थी वो होने वाली है। कल एक बड़ा न्यूज़ सामने आया, हालांकि जिस समय वो न्यूज़ रिकॉर्ड की गई उसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया था, लेकिन अब ये चीज़ें कन्फर्म है कि डसाल्ट एविएशन कैसे भारत में अपने कदम मजबूत कर रही है। खबर है फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसाल्ट को लेकर के, जो कि भारत में अपनी एमआरओ फैसिलिटी को स्टैब्लिश कर रहा है। जी हाँ, ये एमआरओ फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में है। और यहीं पर डसाल्ट एविएशन का ये प्लान है कि ये अपने राफेल और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो एमआरओ फैसिलिटी है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी है, इसको एस्टैब्लिश करेंगे, जहां पर न सिर्फ भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेन हो सकेंगे, बल्कि भारतीय नौसेना के जो राफेल एम फाइटर्स हैं इनको भी यहाँ पर मेंटेन किया जा सकेगा। और इसके अलावा इंडोनेशिया के भी जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको भी जो एमआरओ सपोर्ट है वो यहाँ से मिलेगा। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब डसाल्ट के अलावा फ्रांस का इंजन मैन्युफैक्चरर, जिसका नाम सैफरान है, वो भी भारत में सेम फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने वाला है। जी हाँ, सैफरान भी भारत में अपने इंजन जो है उनकी एमआरओ फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, जो कि हैदराबाद में होगी। और यहाँ पर राफेल फाइटर के जो इंजन है उनको मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल किया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है इसको लेकर के माना जा रहा है कि 2024 के अंत तक या 2025 में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। बेसिकली इसका उद्देश्य तो यही था कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उनको ये ओवरहॉल करेंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें भी कंफर्म होंगे कि राफेल फाइटर के जो इंजन है वो भी यहाँ पर ओवरहॉल और मेंटेन किए जा सकेंगे। इसका पूरा सहयोग भारत को मिलेगा। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है एमआरओ फैसिलिटीज़ का, इसका अपना एक महत्व है। पहली बात तो ये है कि भारत के लिए ये कार्यभार को काफ़ी आसान करेगा। राफेल और उनके इंजन से संबंधित कोई भी जो इश्यूज़ हैं ये यहीं पर रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। इसके लिए बार बार हमें ओईएम से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये चीज़ दर्शाती है कि आने वाले भविष्य में डसाल्ट कितनी कॉन्फिडेंट है भारत के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि डसाल्ट के अधिकारियों ने ये कहा कि पहले भारतीय वायुसेना ने 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को सिलेक्ट किया F3I स्टैंडर्ड, फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से 26 की संख्या में राफेल एम खरीदे जा रहे हैं। और अब उनका दावा है कि अगला जो बड़ा प्रोक्योरमेंट होगा वो एमआरएफए होगा, जहां पर राफेल F4 स्टैंडर्ड को भारतीय वायुसेना के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। और उसी के आधार पे ये जो प्रोग्राम है ये किए जा रहे हैं। और कल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि जो टाइटेनियम पार्ट्स हैं वो डसाल्ट एविएशन भारत की कंपनियों से सोर्स कर रहा है एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि डसाल्ट एविएशन अपने जो कदम है वो भारत में मजबूत कर रहा है और उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि एमआरएफए के अंतर्गत वही विजयी घोषित होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर डसाल्ट एविएशन कुछ चीज़ों को लेकर के अनकंफर्टेबल है। दरअसल आपको बताते चलें कि जो एमआरएफए है इसमें नया क्लॉज ऐड किया गया था, और वो क्लॉज ये था कि एमआरएफए के अंतर्गत जो फाइटर जेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका निर्माण भारत में किया जाएगा, और इसके लिए जो टीओटी है ये भी उन्हें प्रदान करनी पड़ेगी। और इसी क्लॉज को लेकर के बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि टीओटी हर चीज़ की देनी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही सीक्रेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, और वो देश जो इन टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुके हैं वो कभी भी ईजिली अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहेंगे। हालांकि अब अगर हम एमआरएफए के करंट स्टेटस की बात करें तो इस समय इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। ये तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर की खरीद होने वाली है, और इसमें जो प्रमुख एयरक्राफ्ट इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक बढ़ोतरी हुई है। F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की वापसी हुई है, बोइंग F-15EX है, इसके अलावा डसाल्ट राफेल है, यूरोफाइटर टाइफून है, लॉकहीड मार्टिन F-21 है, मिग 35 है, साब जेट 39 ग्रिपेन है। इसके अलावा Su-35 भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुका है। अगर हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अप्रैल 2019 में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू किया था, और उस समय ये माना गया था कि ये डील जो है तकरीबन 2022 से 23 तक फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज ऐड की हैं वो वेंडर्स के साथ थोड़ा दिक्कतें पैदा कर रही हैं, और उन्हीं के चलते माना जा रहा है कि ये डिले हो रही है। दरअसल भारत ये चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में हो विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उस पर इंडियन पार्टनर को भी सिलेक्ट किया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है।
अब हम करंट स्टेटस की बात करें तो इस समय एमआरएफए प्रोग्राम अपने एडवांस स्टेजेस में है और रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो इंडियन एयरफोर्स इस समय पूरी रफ्तार से इसको फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिलाने का प्रयास कर रही है। और अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल जाएगी। वरना कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इस वर्ष के अंत तक भी हमें ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जहां पर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान की जा सकती है। हालांकि हमने पहले भी कहा जो डिले है वो नई पॉलिसीज के चलते है। अब इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए इसलिए भी हो जाता है एमआरएफए क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है और इनमें से भी मिग-21 जो है 2025 तक भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ देंगे। और भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट वॉर की स्थिति के हिसाब से तकरीबन 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जो कि अभी भारतीय वायुसेना उससे काफी दूर है। बहुत सारे ओल्डर फाइटर एयरक्राफ्ट है जैसे कि मिग-21, जैगुआर, मिग-29, मिराज 2000 जो कि अपनी सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर चुके हैं। तो भारतीय वायुसेना को इन्हें भी 2030 से 35 तक रिटायर करना पड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए एमआरएफए को स्किप करना बहुत मुश्किल है। ये बात अलग है कि हम तेजस को बड़े नंबर्स में बना सकते हैं, लेकिन एमआरएफए का अपना महत्व है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि एमआरएफए उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एमआरएफए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको फास्ट ट्रैक करने की डिमांड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की जा रही है। आपको क्या लगता है, भारत ने काफी देर कर दी है या भारत को ये काम पहले ही कर लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर आई अपडेट से। दोस्तों, स्ट्राइकर को लेकर के लगातार जो डिबेट है यह बढ़ती जा रही है और इसमें इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब ये आप लोग डिसाइड करिए, क्या वाकई इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया जाना सही है या गलत है। पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। इस समय इंडियन आर्मी जो इवेलुएट कर रही है अलग अलग व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म को, तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि लोकल जो ऑफरिंग हुई है जिसमें टाटा वैप और दूसरे व्हीकल शामिल हैं, इनकी तुलना में भारतीय थल सेना जो है वो अमेरिकी स्ट्राइकर को प्राथमिकता दे रही है। और उसके पीछे की वजह ये है कि डीआरडीओ की जो वैप 8x8 बनाई गई है इसको काफ़ी निगेटिव फीडबैक मिले हैं जब इसे स्ट्राइकर से कंपेयर किया जाता है तो। और इंडियन आर्मी का मानना है कि स्ट्राइकर की सुपीरियर डिज़ाइन और प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है जो इंडिजिनस ऑप्शन है इनके तुलना में। कुछ रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट करती है कि इंडियन आर्मी के जो व्यूज़ हैं स्ट्राइकर पे वो इस प्रकार के हैं कि स्ट्राइकर ज़्यादा रोबस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिजिनस अल्टरनेटिव के तुलना में और इसीलिए स्ट्राइकर को इस समय डीपली इवेल्युएट किया जा रहा है। हालांकि अभी आपको बता दें कि ऐसा कोई आधिकारिक वक्तव्य सामने भारतीय सेना की तरफ से नहीं आया है जहां पर उन्होंने स्ट्राइकर को सेलेक्ट कर लिया हो। स्ट्राइकर का एक वेरिएंट जो इस समय भारतीय थल सेना की नज़र में बना हुआ है वो होगा स्ट्राइकर M1135, जो कि इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा अगर भारतीय थल सेना उसको सेलेक्ट कर लेती है। अब अगर हम टाटा वैप की बात करें या डीआरडीओ की वैप की बात करें, बेसिकली 8x8 जो प्लेटफॉर्म है इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भले ही वैप को थियोरेटिकल सुपीरियरिटी मिली हो, लेकिन जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है इसको लेकर के भारतीय थल सेना उतनी संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसी चीज़ ने एक नई डिबेट को ट्रिगर कर दिया है कि क्या भारतीय थल सेना इंटेंशनली जो कह सकते हैं इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म है इन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या वाकई टाटा वैप में कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना है? आपको क्या लगता है, भारतीय थल सेना को किसे सेलेक्ट करना चाहिए? क्या स्ट्राइकर पर जाना हमारे लिए बेहतरीन होगा या फिर हमारे लिए टाटा वैप ही सबसे अच्छा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता को देखते हुए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।